Good morning, students. This is the third part of South Asia and the contemporary world. In last video, we were discussing about the internal politics of Pakistan. Let us continue our topic from this slide. ये स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो कि एक मिलिट्री मैन थे, इन्होंने ईयर 99 में नवाज़ शरीफ, आप इनका फ़ोटो नवाज़ शरीफ का यहाँ देख सकते हैं, नवाज़ शरीफ को कू करते हुए, रिप्लेस करते हुए इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री ली। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे ईयर 2008 तक, अब क्यों एंट्री ली, कैसे आर्ग्यूमेंट्स क्या थे इनके, वो चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे हैं 1999 से लेके 2008 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लागू करके रखा, इम्प्लीमेंट किया, और ये ही वहाँ के रूलर रहे। लेकिन 2008 के बाद से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट अनरेस्ट क्रिएट हो गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अगेंस्ट, और इस अनरेस्ट की वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रिज़ाइन करना पड़ा। और रिज़ाइन करने के बाद क्या हुआ, फिर हुए इलेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, नवाज शरीफ 2009 में एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और अराउंड 9 इयर्स तक नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर वापस 2018 में जब इलेक्शन हुए तो 2018 में जब इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ के अगेंस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उनका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने भी चुनाव लड़ा और 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ हार गए और इमरान खान जीत गए। इस वजह से आज की डेट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। ये रही है पाकिस्तान की टिल टुडे इंटरनल पॉलिटिक्स का हम लोगों ने सिनारियो देखा। अब नवाज शरीफ पावरफुल थे या नहीं थे, इमरान खान पावरफुल हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक बार आपको जो नोट्स यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन की हैं उसको ब्रीफली पढ़ लूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। ये स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में हम लोग यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान के रूल के बारे में यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। बिफोर दैट जो 3 और 4 पॉइंट्स हैं वो बांग्लादेश के बारे में हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। In Pakistan, military rule and democracy are two sides of the coin because during implementation of the first constitution, General Ayub Khan took the command by elections but thrown away by military due to dissatisfaction of his rule. After 1971, an elected government was formed under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, removed by General Zia-ul Haq in 1977. अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे लिख रखा है जनरल अयूब खान ज़िया-उल हक 1977 में कू कर दिया। किन्होंने? ज़िया-उल हक ने कर दिया। किनको किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। ये चीज़ जो यहाँ लिख रखी है ना, इसको ही हमने इस स्लाइड में बहुत अच्छे से लिया है। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सी आपका अट्रैक्शन और अटेंशन पे करने के लिए ये इस तरह का पिक्चर मैंने लिया है, जिससे कि एक टाइमलाइन आपके सामने आ जाए और एक डिवीज़न भी आ जाए आपके सामने, एक बाइफर्केशन भी क्रिएट हो जाए कि सिविलियन रूल कौन सा था और मिलिट्री रूलर कौन कौन से रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार आपके रिवीजन के लिए मैं इन चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ। अगैन इन 1982 इन पाकिस्तान, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। Again in 1982 in Pakistan by a pro-democracy protest, democratic government was established in 1988 the leadership of Benazir Bhutto. मैंने पहले ही कहा था बेनज़ीर भुट्टो, हम लोगों ने उस स्लाइड में देखा है। और बेनज़ीर भुट्टो क्यों आई थी? बेनज़ीर भुट्टो was
डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख रहे हैं, इनकी डॉटर थी बेनज़ीर भुट्टो, और इनके फादर का क्योंकि असासिनेशन हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर हुआ था, और इसी मर्डर का रिवेंज लेने के लिए बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री ली। लेटर ऑन नवाज शरीफ, और वापस वही है, मैंने आपको पहले बताया था। लेटर ऑन द हिस्ट्री रिपीटेड एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ took the command in 1999 and got the election in 2005 to be continued till date. ये इसके बारे में लिख रखा है कि कैसे 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने कू कर दिया। Let us discuss about the point 7. Yes. Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a state democracy. The social dominance of the military, clergy, and landowning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected government and the establishment of military government. The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. अब स्टूडेंट्स चीज़ें हैं क्या, आप अगर चाहें, जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, द सब हेडिंग इस पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक सब हेडिंग आप अगर इन सारे चीज़ों को पॉइंट्स में डिवाइड करें, सो द सब हेडिंग में बी रीजंस बिहाइंड instability of democracy in पाकिस्तान। ठीक है। अब स्टूडेंट, पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि कभी डेमोक्रेसी आई ही नहीं, डेमोक्रेसी आई थी, हम लोगों ने देखा, पढ़ा भी अभी कि 1982 में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट होने लगे, और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के साथ डेमोक्रेसी की एक री एंट्री हुई। लेकिन ये इनस्टेबिलिटी क्यों है कि आती है डेमोक्रेसी फिर जाती है, आती है जाती है, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे कुछ एक रीजंस हैं, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दे रखा है। आप चाहें तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको अभी डिक्टेट कर देती हूँ और आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। Hey students, the first reason is social dominance of religious masters. ये जो सब हेडिंग है आपकी, रीजंस बिहाइंड इनस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो रीज़न है सोशल डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस मास्टर्स। जो रिलीजियस मास्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो कुछ ज़्यादा ही सोशल डोमिनेंस अपनी रखते हैं, और वो जिधर जिसको कह दें, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो उनकी बात को मान लेती है। मतलब पाकिस्तानी सिविलियंस जो हैं, पाक सिविलियंस, ठीक है, पाक सिविलियंस का जो फेथ है वो अपने सोशल मास्टर्स में या फिर रिलीजियस जो मास्टर्स हैं, रिलीजियस मास्टर्स में उनका फेथ ज़्यादा है, और जब भी रिलीजियस मास्टर्स कुछ कह दें उनकी बात सिविलियंस मान लेते हैं। और ये बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाती है, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर ही नहीं पाते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, अब प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कब? जब आपको वोट मिलेंगे। वोट कौन देगा? वोट तो पब्लिक देगी, जनता देगी। अब जनता किसकी बात मानती है? जनता तो वहाँ के रिलीजियस मास्टर्स मतलब धर्मगुरुओं की बात मानती है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको धर्मगुरुओं के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा उनको कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि पब्लिक को कहो हमको वोट दें। तो इवेंचुअली जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स किस पर डिपेंडेंट है? ऑन रिलीजन। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन रिलीजन। तो वहाँ का रिलीजन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस रखता है, जबकि पॉलिटिक्स नहीं।
Students, the second point of this subheading is, due to Indo-Pakistan tension, military supporters were very strong and they are still in favor of military rule. इसको यूं समझें, देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो फ्रॉम 1947 और बिफोर 1947 भी हैं, इवन दो पाकिस्तान का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कम्युनल टेंशन्स जो थी बिफोर 1947 भी एग्जिस्ट करती थी. तो इंडिया और पाकिस्तान, मैप में देखें ये स्टूडेंट्स, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच की जो टेंशन्स हैं, इन टेंशन्स की वजह से वहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो मिलिट्री रूल के ज़्यादा सपोर्टर हैं कि मिलिट्री रूल होगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्ट्रांग बनेगी और इतनी स्ट्रांग बनेगी कि वो इंडिया को हरा देंगे. उनका एक माइंडसेट है कि मिलिट्री रूल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को और इंडिया को डिफीट देने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब जब पाकिस्तान में आई है वो वीक पड़ी है. और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, विच वन, आप लोग ये स्टूडेंट्स, ये स्लाइड आप देखें. इस स्लाइड में आप देखेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि एक मिलिट्री मैन थे. इन्होंने 1999 में कू किस बेस पर किया था? इनका कू करने का एक सबसे बड़ा रीज़न था डिफीट ऑफ पाकिस्तान इन कारगिल वॉर. जब कारगिल वॉर में पाकिस्तान हार गया तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने ये कहा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना यहाँ पे नवाज शरीफ की, दिस गवर्नमेंट इज़ इनएफिशिएंट, ये एफिशिएंट नहीं है. एफिशिएंट होती तो पाकिस्तान हारता नहीं, एफिशिएंट तो हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट रहती है. इसीलिए नवाज शरीफ को रिप्लेस करते हुए, कू करते हुए मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने. और इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या था? द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और आज की डेट में भी आप देखें, पूरे दिन टीवी पर इंडिया पाकिस्तान के बारे में दिखाते ही रहते हैं. न्यूज़पेपर देखें, चैनल देखें, आपको मालूम पड़ता होगा. कई बार सुना होगा आपने, आज भी, मैं पुरानी बातें नहीं कर रही हूँ, जो आज का सिनारियो है वो भी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ. और आज की डेट में भी अगर आप न्यूज़ पढ़ते, सुनते, देखते हैं तो आपने ये सुना होगा या फिर देखा होगा कि कैसे इमरान खान को वहाँ की मिलिट्री जनरल बाजवा, पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है उनका नाम जनरल बाजवा है, कैसे इमरान खान को मिलिट्री प्रेशराइज करती है और कैसे जनरल बाजवा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु इज़ इमरान खान, उनको डोमिनेट करने का काम करते हैं. तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें मिलिट्री का रोल जो है वो आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और डिसिसिव बना हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दैट सबहेडिंग विच वाज रीजंस बिहाइंड द इनस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसकी थर्ड जो पॉइंट है दैट इज लैक ऑफ enough support for democratic government in पाकिस्तान. एक्चुअली पाकिस्तान के लोगों की टेंडेंसी भी ऐसी है कि उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, या फिर यूँ कहें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के टूवर्ड्स उनका सपोर्ट ही नहीं है. वो तो खुद ही मिलिट्री रूल चाहते हैं. मतलब पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है पाकिस्तान की, वो भी एक रफ एंड टफ गवर्नमेंट चाहती है. उनको डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं है जितनी कि इंडियंस को है. एंड फाइनल पॉइंट इज ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म. एक्चुअली ग्लोबल टेररिज्म जो है उसकी वजह से भी पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है. अब इनस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट हुई है, वापस हम लोग मैप में चलते हैं स्टूडेंट्स.
ये एक फिनोमिना है ना, तो आप इसको अदरवाइज नहीं लें। हम जो बुक में मेंशन है, मैं कोई आर्ग्यूमेंट अपने मन से नहीं दे रही हूँ, मैं कंप्लीटली फॉलो कर रही हूँ आपके एनसीईआरटी सिलेबाई को और इसके टेक्स्ट बुक कंटेंट को। जो उसमें मेंशन है उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। हे स्टूडेंट्स, हम लोग जिस ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप यूँ समझें अफ़गानिस्तान में टेररिज्म है, सबको मालूम है। तो अफ़गानिस्तान में टेररिज्म है, और जब भी अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, थ्रेट आता है, तो वो भाग के कहाँ जाते हैं? नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में आ जाते हैं, और पाकिस्तान में इनको असाइलम मिलता है। पाकिस्तान इनको अपने यहाँ पे प्लेस प्रोवाइड करता है कि ठीक है, यहाँ आके रह लो। ये होता है। अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, ठीक है, अगर डेमोक्रेसी होती, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो टेररिस्ट को अपने पास रखने नहीं देगी, वो तो इनको आने ही नहीं देगी बिल्कुल यहाँ पे, टेररिस्ट को यहाँ पे। इस वजह से जो टेररिस्ट है वो भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। अगर डेमोक्रेसी आती है तो पाकिस्तान जो उनके लिए एक बहुत अच्छा असाइलम सेंटर बना हुआ है कि यहाँ आके हम रहेंगे, अगर कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान में तो जगह मिल ही जाएगी। तो ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल में तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कब होगा? जब मिलिट्री रूल होगा और पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी रहेगी। जब इनस्टेबिलिटी रहेगी तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ये सब अपने आप में बिजी रहेंगे, और ये इन टेररिस्ट को कुछ मना करने की स्टेट में या फिर सिचुएशन में नहीं रहेंगे। तो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने में। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to start the second country which is बांग्लादेश। पाकिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश के बारे में पढ़ें। द अवामी लीग, मैं बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में पहले पढ़ के। द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजिबुर रहमान, रहमान इनका सरनेम, फुल फॉर्म नहीं लिख रखा है, हाँ, won all the seats in East Pakistan and secured a majority in the proposed Constituent Assembly for the whole of Pakistan in 1970s election. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये स्टोरी वापस रिपीट हो रही है। मैं पूरी स्टोरी तो आपको रिपीट करके नहीं बताऊंगी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन हाँ इतना सी मैं बता दूँ, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये असेंबली जो है, ये असेंबली में जो लोग होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होंगे, ये कैसे आएंगे? इनके लिए होंगे इलेक्शंस। अब इनके लिए इलेक्शन होंगे तो करवाओ इलेक्शन। अर्लियर जो आपको रेड कलर दिख रहा है ना, ये आज की डेट में तो बांग्लादेश है, बट अर्लियर दिस रीजन वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है और उसके लिए इलेक्शन होने हैं, तो कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए? दिस पाकिस्तानी रीजन एंड दिस रीजन एज वेल। तो रेड और पिंक कलर जो आपको दिख रहा है, इन दोनों रीजन्स में क्या हुए? इन दोनों जगह पर हुए इलेक्शन। अब इलेक्शन हुए तो क्या हुआ? यहाँ पर जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिस वन ईस्टर्न पाकिस्तान जो रेड कलर है, इसको अपन अभी ईस्टर्न पाकिस्तान ही कहेंगे, ईपी, ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे अपने यहाँ होती है ना कांग्रेस, बीजेपी, ऐसी पाकिस्तान में भी पार्टी हैं। हालांकि वहाँ पे दूसरी पार्टी है, अपने यहाँ दूसरी पार्टी हैं। तो ईस्टर्न पाकिस्तान की एक पार्टी जो आज भी है, उसका नाम है अवामी लीग। अवामी लीग। स्टूडेंट्स,
अवामी लीग की हम लोगों ने जहाँ बात की तो अवामी लीग के जो लीडर थे, यहाँ मेंशन है, अवामी लीग के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान की सारी सीट्स जीत ली। अवामी लीग won all the seats which were reserved for ईस्टर्न पाकिस्तान, और जैसे ही उन्होंने सारी सीट्स जीत ली वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अवामी लीग को मिल गई मेजॉरिटी। यहाँ लिख रखा ना, मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस जो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अवामी लीग को मिल गई मेजॉरिटी। अब इनको मेजॉरिटी मिल गई तो जो मेनलैंड पाकिस्तान था वो मेनलैंड पाकिस्तान में वो लोग परेशान हो गए कि ये ईस्टर्न पाकिस्तान वाले अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इनको एक इनसिक्योरिटी फील होने लग गई, और इसकी वजह से क्या किया इन्होंने, इसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान ने दूसरे इलेक्शंस कराने से मना कर दिया कि हम दूसरे इलेक्शन नहीं करवाएंगे और ना ही हम ईस्टर्न पाकिस्तान वालों को कोई भी किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके पहले अगर अपन देखें कि क्या ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, दीज टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, दिस वन ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का दूसरा पार्ट पहले हुआ करता था, तो इन दोनों के बीच में पहले रिलेशनशिप कैसे थे। रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि सबसे पहले तो उर्दू लैंग्वेज, अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ना दिस रेड वन, यहाँ बोली जाती है बंगाली, बंगाल का रीजन था ये तो पहला, यहाँ बोली जाती है बंगाली और यहाँ पाकिस्तान में बोली जाती है उर्दू। अब पाकिस्तान ने क्या किया, इन पर उर्दू इम्पोज कर दी कि नहीं आपको भी उर्दू बोलनी पड़ेगी। ये तो बहुत गलत बात है। बहुत बाद में जाकर पाकिस्तान ने इनको परमिशन दी कि ठीक है आप बंगाली यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली, है ना, लेकिन बिफोर दैट उनके लिए उर्दू एक ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज थी जो कि गलत था। दूसरा ये था कि ये वाला पिंक पार्ट ऑफ पाकिस्तान आपको जो दिख रहा है, इन्होंने कभी भी जो रेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान था जिसको अपन ईस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया और ना ही इनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई। तो ये देखने को मिलता था कि ये वाला पाकिस्तान का जो रीजन है, वैसे तो दोनों के दोनों ही अनडेवलप्ड थे, लेकिन अगर अपन रैंकिंग प्रोवाइड करें कि ये वाला पाकिस्तान अगर 1% डेवलप्ड था तो ये 0% था। तो इनइक्वल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ 1% भी डेवलपमेंट है तो सही, लेकिन ये तो बिल्कुल ज़ीरो पे है। ये भी इशू था। फर्स्ट वॉज लैंग्वेज, अनदर वॉज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वॉज मिसबिहेवियर विद बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। जो पाकिस्तान की ये मेनलैंड पाकिस्तान, इसको अपन पिंकिश को क्या कहेंगे, मेनलैंड पाकिस्तान। तो ये जो मेनलैंड पाकिस्तान है उसका यहाँ ये जो रेड रीजन आपको दिख रहा है ईस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ पे रहने वाले लोग कौन से थे, बंगाली कल्चर फॉलो करते थे, बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन जो ये वाला पिंकिश पाकिस्तान है ये इनकी इंसल्ट करता था और इतना ज़्यादा मिसबिहेवियर करता था, रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं करता था। एक तरह से अपन कह सकते हैं ना स्टेप ब्रदर। तो एक तरह से पिंकिश पाकिस्तान जो है वो रेड कलर्ड ईस्टर्न पाकिस्तान को अपना स्टेप ब्रदर मानता था, सौतेला भाई मानता था। अब जब आप स्टेप ब्रदर मान रहे हैं, सौतेला भाई मान रहे हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो भी सौतेला रहेगा। अब क्योंकि पाकिस्तान के जो मेनलैंड के लोग थे वो इनके साथ स्टेप ब्रदर जैसा बिहेव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो ईस्टर्न पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 1970s में इलेक्शन हुए तो इन्होंने भी ठीक है, इन्होंने भी अपने ही लोगों को, ईस्टर्न पाकिस्तान वालों को ही जिताया और ईस्टर्न पाकिस्तान को जीता। तो ऐसा जीता कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ईस्टर्न पाकिस्तान की मेजॉरिटी हो गई। लेकिन ये बात ये इनका सौतेला भाई पसंद नहीं करेगा, मेनलैंड पाकिस्तान सौतेला भाई कैसे पसंद करेगा। तो इसने क्या कर दिया, उन इलेक्शंस को ही कैंसिल कर दिया और कहा कि हम दूसरे इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। और इसी के बाद स्टार्ट हुई
इस रेड कलर्ड ईस्टर्न पाकिस्तान में लिबर्टी या फिर फ्रीडम की डिमांड। और इसकी स्टोरी कैसे रही थी वो हम लोग पाकिस्तान की जो क्रोनोलॉजी हमने देखी थी उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करके अट्रॉसिटीज़ होने लगी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान की लेडीज़ के ऊपर, बच्चों के ऊपर। शेख मुजीबुर रहमान कैसे इंडिया में आ गए और इंडिया से ही उन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया। इंडिया ने भी शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट में, और एवेंचुअली 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान को इंडिया की हेल्प से आज़ादी मिल गई पाकिस्तान से, और ईस्टर्न पाकिस्तान का नेम चेंज करके रख दिया उन्होंने बांग्लादेश। लेकिन स्टूडेंट्स, पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश कहलाया, इसकी पॉलिटिक्स भी इतनी अच्छी नहीं चल पाई। लग तो ऐसा रहा है कि देखो ये ईस्टर्न पाकिस्तान वालों ने कितना अन्याय सहा है, तो ये तो डेमोक्रेसी लाएंगे ही और यहाँ पे तो सब कुछ वेल एंड गुड रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1975 में ही क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जो कौन थे शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को, फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था ईस्टर्न पाकिस्तान की, यही शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े चेंजेस, हम बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े चेंजेस इन्होंने किए। एक्चुअली इन्होंने बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें बेसिक 2 चेंजेस किए थे, है ना। 1 मिनट में नोट्स देख लूँ, फिर आपको अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको डिक्टेट कर दूँ। ये स्टूडेंट्स नॉट मेंशन, सो आई हैव टू डिक्टेट यू। मैं 2 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, कौन कौन से अमेंडमेंट इन्होंने किए थे, आप उसको नोट डाउन करेंगे। द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पहले वहाँ पे 1971 में जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी तब वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अब इसका मतलब समझाने मैं नहीं बैठूंगी, 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था 1971 में। लेकिन 1975 में क्या हुआ, 1975 में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी, किसने की, शेख मुजीबुर रहमान ने की। द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट तो ये था पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द सेकेंड अमेंडमेंट वाज ऑल द पार्टीज वर बैंड एक्सेप्ट अवामी लीग। अब शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा इंसान जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ा था उसने खुद ने डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दिया था बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी का एंड करने का सबसे पहला जो नंबर आता है, फर्स्ट स्टेप जिसने लिया था, ही वाज शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और उसके बाद इन्होंने सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया। बैन ऑन पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर लिया। सिर्फ एक पार्टी के ऊपर बैन नहीं रहा, एंड दैट वाज अवामी लीग। अवामी लीग जो थी वो काम कर सकती थी, बाकी सारी की सारी पार्टीज़ को शेख मुजीबुर रहमान ने बैन कर दिया, जो कि वर्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। अब देखो, इतना कुछ करेंगे मुजीबुर रहमान तो सबके सब वहाँ पे बैठ के तो देखेंगे नहीं। अब आगे क्या हुआ, ये इसके लिए भी मैंने कुछ स्लाइड्स ली हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स, ये मेरी नॉलेज में आपका अट्रैक्शन गेन कर सकता है। मैं रीडिंग करती जाऊँगी, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी देन आई विल एक्सप्लेन यू। 10 फरवरी शेख मुजीबुर रहमान रिटर्न्स टू बांग्लादेश। रिटर्न्स टू बांग्लादेश क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान कहाँ थे, पहले इंडिया में थे, और इंडिया में रह के उन्होंने पूरे फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था। ठीक है, आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर 16 दिसंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश
comes into effect. 16 दिसंबर, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप मुझे बताएंगे कि 16 दिसंबर 2012 में क्या हुआ था। 1973 में आते हैं। The first general election of Bangladesh was held and Bangladesh Awami League secured majority. Awami League के लीडर कौन थे? The leader of Awami League was शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन 1975 में क्या हुए थे? 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने किए थे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस। अब चेंजेस की वजह से क्या हुआ? चेंजेस या फिर दूसरे भी रीज़न देखो रहे हैं। अब भले ही पाकिस्तान का बांग्लादेश स्टेप ब्रदर रहा हो, लेकिन है तो ब्रदर ही। अब भाई भाई तो एक जैसे होंगे। जब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रही, वहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेट रही है, तो बांग्लादेश में क्यों नहीं रहेगी? बांग्लादेश में भी मिलिट्री आएगी। लो भाई, आ गई मिलिट्री। कहाँ आई? आप देखें एक बार। 1975 15 अगस्त, शेख मुजीबुर रहमान was assassinated along with most of his family members. अपने मोस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स के साथ शेख मुजीबुर रहमान का 15 अगस्त को असैसिनेशन हो गया, मर्डर हो गया। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ हिज फैमिली लिख रखा है, तो शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर बच गई थी, उनकी डेथ नहीं हुई। अब उनकी डॉटर कौन है वो आप मुझे बताएंगे। और मैं आपको एक क्लू दे दूं कि आज की डेट में बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आज रूल कर रही है आज की डेट में, वो है अवामी लीग, है ना। AL अगर मैं मेंशन करूं, अवामी लीग रूल कर रही है बांग्लादेश में। और अवामी लीग को लीड करने का काम कर रही हैं शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर। मतलब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जिंदा है और वही बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर भी है आज की डेट में। कंटिन्यू करते स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजी को। 1975 टू 81 हुआ क्या? एक्चुअली जो असासिनेशन था, वो असासिनेशन किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किसने किया था? उनका मर्डर किया था जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान जो कि मिलिट्री जनरल थे, है ना, जियाउर रहमान हु वाज अ मिलिट्री जनरल ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ही शेख मुजीबुर रहमान जो कि प्राइम मिनिस्टर लेटर एंड प्रेसिडेंट बने, उनका असासिनेशन कर दिया, मर्डर कर दिया। तो जियाउर रहमान मैनेज्ड गेन सपोर्ट टू द आर्मी के लिए सपोर्ट गेन किया। दैन इन 1977 ही फॉर्म्ड द पॉलिटिकल पार्टी BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एंड won the election in June 1978. In May 1981 he was assassinated in चिटगांग। अब जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपटीशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहली बात तो आपके लिए ये जगह कहाँ है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन और पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस, दोनों तीनों चीज़ें आपके लिए याद रखने की रिक्वायरमेंट है। और इसमें इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, इंडिया का क्या स्टेटस है इस जगह को लेकर, वो आप मुझे बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स 12th के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली अभी नहीं हूँ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। यस, नाउ 1977 में इन्होंने, जियाउर रहमान ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 1978 में इलेक्शन हुए और इलेक्शन जियाउर रहमान जीत गए। लेकिन जियाउर रहमान भी कब तक चल पाए? 1975 टू 81 तक। 81 में इनका भी क्या हो गया? असैसिनेशन हो गया। और असैसिनेशन किसने किया इनका भी, उसके बारे में भी हम लोग आएंगे। लेकिन यह इम्पॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब आज की डेट में पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी तो मैंने आपको बता दी कि अवामी लीग है, ठीक है। तो इसके अलावा जो BNP है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी,
दिस पार्टी इज़ इन ओपोजिशन। तो आज की डेट में पाकिस्तान में जो ओपोजिशन में हैं बांग्लादेश में जो ओपोजिशन में पार्टी है उस पार्टी का नाम है बीएनपी। अब बीएनपी को लीड करने का काम कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स बहुत देखो, यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ पे डायनेस्टी रूल देखने को मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट, एंड अनदर पॉइंट से आपको यहाँ पे अच्छी बात देखने को मिलेगी, विमेन एम्पावरमेंट। कैसे? एक ब्लैंक स्लाइड अगर अपन ले लें, यस दिस वन, अवामी लीग, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान। अब जबकि बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ज़ियाउर रहमान, ठीक है। अब दोनों का असासिनेशन हो गया। शेख मुजिबुर रहमान को ज़ियाउर रहमान ने मर्डर कर दिया, इनका असासिनेशन कर दिया, इनका भी किसी ने असासिनेशन किया, तो दोनों का असासिनेशन हुआ, ठीक है। लेकिन दोनों की जो डॉटर्स हैं, इन्होंने अपने फादर की लेगेसी और हेरिटेज को कंटिन्यू किया। और अवामी लीग, नाम मैं ही बता देती हूँ आपको, अवामी लीग को लीड करने का आज की डेट में काम कर रही हैं, है ना, टुडे। सो अवामी लीग को लीड करने का काम आज की डेट में बांग्लादेश में कर रही हैं, शी इज़ शेख हसीना। इंडिया के शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, नाम याद रखना 1230 भी। हाँ, दूसरी ओर अपन ज़ियाउर रहमान के बारे में देखें तो ज़ियाउर रहमान का तो हो गया असासिनेशन, लेकिन इनकी जो डॉटर हैं वो हैं खालिदा ज़िया। इन दिनों खालिदा ज़िया जो हैं करप्शन के चार्जेस में, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हैं खालिदा ज़िया के ऊपर, तो फ़िलहाल तो ये जेल में ही आना जाना इनका लगा हुआ है। लेकिन हाँ, ये रूलिंग पार्टी है और ये ओपोजिशन में है, ठीक है। तो बीएनपी आ गई आपकी ओपोजिशन में। बीएनपी को लीड कौन कर रहा है? बीएनपी इज़ बीइंग लेड बाय खालिदा ज़िया एंड अवामी लीग इज़ बीइंग लेड बाय शेख हसीना। शेख हसीना के साथ जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है, इंडिया के साथ बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन रहे हैं। लेकिन हाँ, खालिदा जिया जब भी प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं और हमारे रिलेशनशिप में सोरनेस इंक्रीज हुई है। कंटिन्यू करते हैं। 1982, Hussain Mohammad Irshad. In March 1982, Army Chief of Staff Lieutenant General Hussain Mohammad Irshad suspended the constitution and declared martial law. He later declared democracy. He retired from army and won several elections during the period and ruled Bangladesh on December 1990 following general strikes, increased campus protests, public rallies, and a general disintegration of law and order. Irshad was forced to resign. Actually students, हुआ क्या, ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो शेख मुजिबुर रहमान, इनको किसने मारा? रहमान को मारा ज़ियाउर रहमान ने, ठीक है। शेख मुजिबुर रहमान का मर्डर या फिर असैसिनेशन किया शेख ज़ियाउर रहमान ने। शेख ज़ियाउर रहमान का असैसिनेशन किया हुसैन मोहम्मद इरशाद ने। असैसिनेशन करने के बाद हुआ यूँ कि इनिशियली तो जो हुसैन मोहम्मद इरशाद हैं, इन्होंने डिक्लेयर डेमोक्रेसी, कुछ रिलैक्सेशन दी, लेकिन बाद में इन्होंने पाकिस्तान में थोड़ा सी स्ट्रिक्टनेस और इंक्रीज़ कर दी। और क्योंकि स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज़ कर दी, इस वजह से पाकिस्तान में क्या हुआ, दिसंबर 1990 में प्रोटेस्ट होने लग गए। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इंक्रीज्ड कैंपस प्रोटेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड जनरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और ये सारी चीज़ें जब प्रोटेस्ट होने लगे इनकी वजह से, तो हुआ यूँ कि जनरल
इरशाद को, हुसैन मोहम्मद इरशाद को, हु वॉज अ मर्डरर ऑफ ज़ियाउर रहमान हु वॉज अ मर्डरर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। सब एक दूसरे को मारते आ रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने के आप कोई राजा महाराजाओं वाले खेल देख लें, कोई ऐसी मूवी देख लें, रूल देख लें, जहाँ एक ने दूसरे को मारा, दूसरे को तीसरे ने, सब एक दूसरे को, एक चेन बनती आ रही है, बस मर्डर करके ही आपको पावर हाथ में लेनी है। ऐसा चलता आया था इनिशियली बांग्लादेश में। तो क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ गए थे तो फाइनली इन 1990 उनको रिज़ाइन करना पड़ा। लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, इरशाद वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 1991 में बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम आया और माना जाता है कि इसी मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आई। तो बांग्लादेश में 1991 में क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम आया, मल्टी पार्टी सिस्टम, और इसी मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी इंक्रीज़ हुई या फिर अपन कहें एस्टाब्लिश हुई। और इसके बाद से बांग्लादेश में कोई बड़े टेंशन क्रिएट नहीं हुए। हाँ, टेंशन्स क्रिएट होते रहे हैं, लेकिन ऐसा टेंशन भी नहीं क्रिएट हुआ कि मिलिट्री रूल आ गया और किसी ने किसी का असैसिनेशन कर दिया, कू कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में 1991 के बाद से नहीं आई हैं। Students, this is the end of this video. In next video, we will continue this chapter. Till then, keep learning, and if you have any query, doubt or problem, then you can contact me. This is me, Rashmi Gagwani, signing off.